हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 5 और इसमें हम देखेंगे डिफरेंट स्कीम्स रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात हो। स्टार्ट करते हैं स्कीम्स को। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पहले हम हायर एजुकेशन की स्कीम्स को फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है। हायर एजुकेशन, इसमें वो टॉपिक कवर हो जाएगा जिसमें हम कह रहे थे कि कुछ बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। ये 4 बोर्ड हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया। जो हमारा अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है, NATS, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, फॉर डिप्लोमा, BTech एंड जनरल ग्रेजुएट एज वेल एज फॉर द 10+2 वोकेशनल पास आउट्स, इन लोगों के लिए है। और कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, कैसे ये मॉनिटर करते हैं, रीजनल वाइज ये 4 बोर्ड हैं, वो सब देखते हैं। तो पहले इसको ही हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। द पहले स्कीम, द नेशनल स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो जैसे मैं बोल रहा था कि 4 रीजनल बोर्ड्स हैं, 4 रीजनल बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कहीं इसका नाम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रख दिया है, कहीं इसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रख दिया, बात एक ही है। तो इनको बोलते हैं BOAT बोलते हैं कई जगह, और कई जगह इसको BOET बोलते हैं। बोथ आर सेम थिंग। कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन? ये आपका कानपुर में है, नॉर्थ को कवर करने के लिए। मुंबई है, वेस्ट को कवर करने के लिए। चेन्नई है, साउथ को कवर करने के लिए। एंड आपका कोलकाता है, जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। ये आपका नॉर्थ रीजन को कवर करेगा, ये आपका वेस्ट रीजन को कवर करेगा, ये आपको साउथ को कवर करेगा, ये ईस्ट रीजन को कवर करेगा इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। अल्टीमेटली ये जो स्कीम है, इसका काम क्या है, ये हमें पता चाहिए कि क्या एक्चुअली करती क्या है। तो इसका मेजर काम, द स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग provides opportunities provides opportunities for practical training, for practical training to graduate engineers, diploma holders, and 10+2 vocational pass out. In pass out in industrial establishments and organizations
as per the policies and guidelines laid down by CAC। कौन बनाता है गाइडलाइंस को? जैसे हम देख चुके थे पहले जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था अप्रेंटिसशिप वाला, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप ये अपेक्स बॉडी है, अप्रेंटिसशिप काउंसिल, अपेक्स बॉडी इन दी apprenticeship ecosystem. The basic objective of the scheme is to fulfill any gap in so far practical or experience of fresh graduates engineers diploma holders and 10+2 vocational pass outs and also to enhance their technical skills for making their availability in job absorption as per the needs of the industry। मतलब क्या समझा हमने इसमें? आपकी अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है, नेशनल स्कीम ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, 4 रीजनल बोर्ड्स हैं इसके, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। द स्कीम ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू ग्रेजुएट इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, 10+2 वोकेशनल पास आउट्स। इनको वो एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ग्रेजुएट इंजीनियर्स को, या डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें या 10+2 वोकेशनल पास आउट्स की बात करें, जो कि कहाँ पे कराई जाती है? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस एज पर द पॉलिसीज गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द CAC। जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है, अपेक्स बॉडी है इसकी, वो पॉलिसी गाइडलाइन जो सेट करती है उसके अकॉर्डिंग जो आपके डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, या फिर 10+2 वोकेशनल पास आउट्स हैं, उनको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फुलफिल द एनी गैप, जो गैप आ रहा है, जो इंडस्ट्री में और जो ट्रेनिंग में जो गैप आ रहा है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू ने फ्रेश ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमा, उसको गैप को कम करना, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये, जब गैप कम हो गया तो ऑल्सो इनहेंस देयर इन टेक्निकल स्किल्स फॉर मेकिंग देयर अवेलेबिलिटी इन द जॉब। तो मतलब अब जब ऑब्वियस है कि जब वो टेक्निकल गैप, जो स्किल गैप है वो कम हो गया, तो अब इनके ऑब्जर्वेशन रेट बढ़ जाएगा, जो इंडस्ट्री ने आसानी से इनको एब्जॉर्व करने लगेंगी। ये इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमने स्कीम देखी, जो नेशनल स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो आपके नेशनल जो बोर्ड्स हैं, 4 रीजनल बोर्ड्स हैं, वो इसको मॉनिटर करते हैं। बात करते हैं सेकंड, सपोर्ट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड fab based learning। support for distance education
एंड वेब बेस्ड लर्निंग, वो किसके थ्रू? NPTEL। जो लोग, सारे लोग इंजीनियरिंग वाले हैं तो NPTEL तो सब जानते ही होंगे। तो ये NPTEL क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। कब लॉन्च हुआ है? ये आपका 2006 में लॉन्च हुआ है इन IIT मद्रास में ये लॉन्च हुआ है। अल्टीमेटली है किस, क्या क्या इसका पर्पज क्या है? टू इनहेंस क्वालिटी इंजीनियरिंग education in the country by developing curriculum based video courses prepared by IITs and IISc। कहने का मतलब ये है कि फ्री वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं IITs, IISc। NPTEL की वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें 1000 ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। और आजकल तो, पहले तो फ्री कोर्सेज, फ्री लेक्चर्स थे, और आज के टाइम पे तो डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। डिजिटल जो डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्री वेब बेस्ड लर्निंग चल रही है, और वहाँ पे सर्टिफिकेशन भी हो रहा है, और उसके बेसिस पे प्लेसमेंट तक हो रहे हैं। तो दोज हु आर वांट टू ज्वाइन दिस कोर्सेज, दे कैन ज्वाइन फ्रीली। फ्री कोर्सेज, असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट, बस टेस्ट की फ़ीस लगती है, जो एग्ज़ाम सेंटर्स की, जो जहाँ भी उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी फ़ीस लगती है। अदरवाइज द फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन द NPTEL। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं INDEST। इसमें क्या है, ये यहाँ पे ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म है, ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म। ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म, इस पे आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जर्नल्स मिल जाएंगे, पेपर्स स्टडी करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीली ये चीज़ अवेलेबल है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। इसी तरीके से आगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन, ये थोड़ा पुराना है, बट ये ही वो मिशन है जिसके थ्रू ज़्यादा आगे इनोवेशन आया और चीज़ें बढ़ी हैं। ये कब होता है? इट वाज स्टार्टेड इन 1993। 1993 में ये स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? इन IITs एंड IIScs to promote and develop technology with industry participation। इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन के साथ साथ IITs और IIScs के कोलैबोरेशन से एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हुई कि भाई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और उसको आगे बढ़ावा देते हैं, जिससे कि न्यू इनोवेशन होगा और डिफरेंट
प्लेटफॉर्म वी कैन डेवलप इन द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन 1993 में स्टार्ट हुआ। इसके बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस उसमें सिस्टम में आए। फर्दर अगला एक और स्कीम, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि इसका नाम इम्प्रिंट, EM, impacting research innovation, impacting research innovation एंड टेक्नोलॉजी। ये IMP से इम्पैक्टिंग हो गया, RI से रिसर्च इनोवेशन हो गया, और NT से PR से आपका, और T से टेक्नोलॉजी हो गया, I से इनोवेशन हो गया, IN से इनोवेशन हो गया। तो इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आप वो था, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव थी। इट इज वाज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ये लॉन्च कब होती है? November 5, 2015 में। इट इज ए पैन IIT, पैन IIT मीन्स सारे IITs में, एंड IISc joint initiative to develop road for रिसर्च। रिसर्च को बढ़ावा देना है, रिसर्च को आगे जितना बढ़ा सके उस पर फोकस करना है। तो फर्दर अगर इसके हम एम की अगर हम बात करें, इट एम्स एट addressing and providing solutions to the most relevant engineering challenges faced by the nation by translating knowledge into viable technology in selected technology domain to enable, empower and embolden the nation for inclusive growth and self reliance। फर्दर IIT कानपुर आप इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर, इस इनिशिएटिव का IIT कानपुर नेशनल कोऑर्डिनेटर।
इसी तरह की आगे अगली स्कीम उच्चतर आविष्कार योजना। उच्चतर आविष्कार योजना। उच्चतर आविष्कार योजना ये लॉन्च होती है अक्टूबर 6, 2015 में। और सेम वही इसका भी कहानी है कि फॉर प्रमोटिंग innovation of a higher order that directly impacts the needs of the industry। तो ये उच्चतर आविष्कार योजना के थ्रू इनको भी यहाँ इनोवेशन का बढ़ाने के लिए हायर ऑर्डर में डायरेक्टली इम्पैक्ट द नीड इंडस्ट्री के कंपेटेबल इनोवेशन बढ़ाने की बात हो रही है। फर्दर एक और स्कीम आती है और जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। RUSA। ये स्कीम जो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दो 2013 में ये लॉन्च होती है और इसका जो मेन पर्पज है टू प्रोवाइड strategic funding to eligible state higher educational institutions to provide strategic funding किसको? टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो सेंटर से जाएगा फंड स्टेट की तरफ, स्टेट डायरेक्टरेट में या स्टेट काउंसिल्स में, वहाँ से वो एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएगा जिससे कि प्रमोशन हो सके, उसकी प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, प्रॉपर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फैकल्टी ट्रेनिंग्स की बात हो, उसके लिए ये स्कीम आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम तो ऐसे बहुत आई हैं। इसमें हमने कुछ मेजर स्कीम्स के बारे में डिस्कशन किया है। ऐसे ही कुछ मेजर स्कीम्स हमारे स्कूल एजुकेशन में जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहती हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। तो अगली हम इसको स्कीम का डिस्कशन करेंगे, वो स्कूल एजुकेशन के से रिलेटेड होंगी। पहली स्कीम का हम डिस्कशन करते हैं, स्कूल एजुकेशन। समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा ये स्कीम यूनियन बजट 2008-9 में क्या होता है? प्रपोज टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली विदाउट सेगमेंटेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। अब प्री नर्सरी टू क्लास 12 डिफरेंट एजुकेशन जो के लेवल बना दिए गए और उन लेवल्स को सेक्शंस बना दिए गए। उन सेक्शंस को वो पर्टिकुलर स्कीम टारगेट कर रही थी। इन्होंने कहा कि भाई अलग अलग करने की क्या जरूरत है, जब स्कूलिंग हमें पता है प्री स्कूलिंग से स्कूलिंग 12 तक है तो एक इकट्ठी स्कीम चलाई जाए। तो ये कब हुई बात, पहले चर्चा कहाँ चली? यूनियन बजट 2008-9 में क्या हो गया? proposed to treat school education होलिस्टिकली, एक साथ, विदाउट सेगमेंटेशन।
फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। तो इसमें कर क्या रहे हैं, एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम बनाया है इन्होंने, ओवर आर्किंग प्रोग्राम, एन ओवर आर्किंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन sector extending from preschool to क्लास 12। मतलब इकट्ठा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पहले अगर 2008-9 से पहले वो ये देख रहे थे कि जो स्कूल जो प्री स्कूलिंग से लेकर क्लास 12 तक था वो डिफरेंट सेक्शंस, प्री स्कूलिंग हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सबको अलग अलग और अलग अलग तरह की स्कीम टारगेट कर रही है। तो इन्होंने कहा कि एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम सबको इकट्ठा ही टारगेट करते हैं। अलग अलग एजुकेशन क्या है, स्कूलिंग तो स्कूलिंग है। तो फिर इसी के अंडर में इन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी 3 जो स्कीम चल रही थी उनको समझ करके एक कर दिया। तो अंडर समग्र शिक्षा स्कीम उन्होंने क्या किया, 3 वाइल जो ऑलरेडी रनिंग स्कीम थी, स्कीम्स उनको क्या कर दिया, सबज्यूम कर दिया एक में। तो वो कौन कौन सी स्कीम थी उनका नाम आपको पता चाहिए। क्या क्या, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक आपका टीचर एजुकेशन। क्या क्या नाम है इनके, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इनको सबज्यूम्स करके एक इकट्ठी स्कीम बना दी जिसको सर्व शिक्षा स्कीम्स बोल रहे हैं। पहले अलग अलग था, इनको अब अमलगेट करके एक बना दिया गया। ठीक है, अगला एक और स्कीम हम स्किल एजुकेशन से रिलेटेड देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक करंट का टॉपिक मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और पूछी भी गई है। मिड डे मील, मिड डे मील स्कीम। अब ये है क्या, पहले इसको कब लॉन्च हुई, पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्च डेट है आपकी 15 अगस्त। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती रही है, करंट का जीके का टॉपिक है। 15 अगस्त 1995 है क्या ये, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। और कैसी है ये, कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो नेशनल प्रोग्राम है ये न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें और थोड़ा, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या करेगी, इनहेंस, इसका टारगेट है इनहेंसिंग द enrollment in education, school education, enrollment
इन्वॉल्व हो गई, फिर उसके बाद उनका रिटेंशन रुके रहें, ड्रॉप आउट ना हो, एंड simultaneously improving nutritional levels among children. तो न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ाना है, देखो एनरोलमेंट बढ़ाना पहला टारगेट, दूसरा उनको फिर रिटेन करना, और रिटेन कैसे होंगे, उनको सही एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी है, साथ में उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाना, न्यूट्रिशनल लेवल्स भी बढ़ाना है, जिससे प्रॉपर उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था, कुकिंग फूड की व्यवस्था कर दी गई। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डेट और किस लिए है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें करंट अफेयर्स में और उसमें न्यूज़ का टॉपिक रहता है। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा और फिर अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्कीम्स, हमने नेशनल स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात की, जिसमें बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसको देखता है। इसके 4 डिफरेंट हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ। तो इसका काम ये है कि भाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, 10+2 पास आउट्स को। इससे क्या होगा, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स में, और वो उनकी अंडर द गाइडेंस एंड पॉलिसीज जो डिज़ाइन की गई हैं सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के द्वारा। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल एक अपेक्स बॉडी है जो ये पूरा मॉनिटर करती है अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू फुलफिल, अब जो गैप है आपका, जो ट्रेनी का और इंडस्ट्री का गैप है, उसको फुलफिल करके और उसको अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। फिर आगे हमने देखा कि NPTEL ये पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, वेब एक्सेस कर सकते हैं। इसके 2 काम आजकल, फिर कब लॉन्च हुआ 2006 में IIT मद्रास में, और इसमें फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कोर्सेज के, इंजीनियरिंग कोर्सेज के, और आजकल इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चल रहे हैं। आगे फिर हमने देखा इंडेस्ट, जो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो ई-रिसोर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं डिफरेंट सोर्सेज सॉफ्टवेयर्स के लिए एंड जर्नल्स की स्टडी के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन 1993 में स्टार्ट हुआ IITs एंड ISCs के थ्रू, जिससे कि डिफरेंट प्रमोट एंड डेवलप टेक्नोलॉजी विद द इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन द कंट्री। आगे फिर हमारा इम्प्रिंट देखा, जो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो लॉन्च हुई नवंबर 5, 2015 में। पेन, IIT एंड ISC इस पर जॉइंट इनिशिएटिव रहा, और ये डेवलप रोड मैप फॉर द रिसर्च के लिए रही। इसमें IIT कानपुर इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा। आगे उच्चतर आविष्कार योजना, ये अक्टूबर 6, 2015 में आई। इसमें भी हायर ऑर्डर ऑफ इनोवेशन की प्रमोट करने की बात कही गई, जिससे इंडस्ट्री को रिलीवेंट इनोवेशन की करने की बात कही गई। आगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूषा, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 2013 में आई और प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सेंटर से स्टेट को फंडिंग आएगी हायर एजुकेशन थ्रू द स्टेट डायरेक्टरेट एंड काउंसिल्स। फिर आगे हमने स्कूल एजुकेशन की बात करी, समग्र शिक्षा एंड मिड डे स्कील। समग्र शिक्षा में क्या किया कि भैया पहले कुछ 2-3 स्कीम अलग अलग सेक्शंस वाइज चलती थी, प्री नर्सरी टू क्लास 12th। इन्होंने क्या किया, उसको ओवरआर्चिंग प्रोग्राम बना दिया, इकट्ठा अमलगमेशन ऑफ द, तो इसमें डिफरेंट स्कीम्स एग्जिस्टिंग जो थी उनको 3 वाली स्कीम्स थी, उनको समझूम करके एक बना दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, इसको इकट्ठा करके एक कर दिया गया। फिर मिड डे मील के बारे में हमने बात करी, जो 15 अगस्त 1995 को लॉन्च हुई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका काम है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहला काम तो इसका एनरोलमेंट बढ़ाना, फिर रिटेंशन रखना उसका, और साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों की बढ़ाना। तो ये इस तरह की हमने स्कीम्स देखी हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखी हैं। अब हम जो डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इस पूरे इकोसिस्टम को रिवाइज करने के लिए और समझने के लिए, ये पॉलिसीज़ आती हैं। उसी के बाद बॉडीज़ का इनोवेशन होता है कि कौन कौन सी बॉडी क्या क्या काम करेंगी, कैसे कैसे सिस्टम होगा। तो पहला टास्क तो पॉलिसी आना है। तो पहले 2009 में पॉलिसी 2009 के हिसाब से आई स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में, फिर 2015 में 15 के हिसाब से आई कि अब क्या ऑलरेडी जो चीज़ें हो चुकी थी उससे आगे बढ़ते हैं, और हाल फिलहाल में फिर पॉलिसी आएगी
वो आगे की जो इंडस्ट्री 4.0 को टैकल करेगी। 2015 में जो आई थी उस टाइम पे इंडस्ट्री 4.0 को टैकल करने के लिए नहीं आई, तो उस टाइम पे तो ये था कैसे भी करके स्किल डेवलपमेंट बेस बढ़ाया जाए। पर अब जो आने वाली 1-2 साल में जो पॉलिसी होगी वो ये देखी जाएगी कि इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो गई है उनको कैसे हम अपने यहाँ इनकलकेट करें अपनी एजुकेशन सिस्टम में, स्किल में कैसे उसको बढ़ावा दें। तो इन नेशनल पॉलिसीज़ को देखेंगे और फिर हम एमपी की यूथ पॉलिसी आई है जो भी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें भी, उसको भी हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।